कहानी की शुरुआत फीमेल एस्ट्रोनॉट रायन से होती है, जो कि एस्ट्रोनॉट मैट और बाकी टीम के साथ हबल टेलीस्कोप को ठीक कर रही थी। रायन का स्पेस में पहला मिशन था, तो सीनियर एस्ट्रोनॉट और काफ़ी एक्सपीरियंस होने के कारण मैट टेलीस्कोप के पैनल्स चेंज करने में उसकी हेल्प कर रहा था। ठीक उसी समय शिप का मिशन कंट्रोल उनको इन्फॉर्म करता है कि किसी रॉकेट ने रशियन सैटेलाइट को हिट किया है, जिसके कारण अब उस सैटेलाइट के टुकड़े स्पेस में काफ़ी तेज स्पीड से घूम रहे हैं, लेकिन वो उनकी शटल जिसका नाम एक्सप्लोरर है उससे काफ़ी दूर है। उन एस्ट्रोनॉट्स को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्पेस में वैसे भी काफ़ी जंक घूम रहा है। वो लोग आराम से स्पेस से धरती को देख रहे होते हैं, इस बात से अनजान कि वो स्पेस डिब्री सीधा उन्हीं की ओर आ रही है। कुछ ही समय बाद मिशन कंट्रोल उनको मिशन अबॉर्ट करके वापस एक्सप्लोरर में आने का कहता है, क्योंकि रशियन सैटेलाइट के टुकड़ों ने आसपास की कुछ और सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाया है और वो अब सीधा उनके शटल के पास आ रहे हैं। लेकिन रायन और मैट के पास इतना समय नहीं था कि वो लोग शटल के अंदर आ सकें। मिशन कंट्रोल उनको वार्निंग दे रहा होता है कि किसी भी समय उनका कनेक्शन टूट सकता है, कि तभी वो सारे टुकड़े उनकी शटल से टकरा जाते हैं, जिससे एक्सप्लोरर भारी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस सब में रायन शिप के एक टुकड़े के साथ स्पेस में दूर जाने लगती है। मैट वॉकी टॉकी के जरिए उससे संपर्क में रहने की कोशिश करता है। रायन समय रहते खुद को शिप के टुकड़े से आजाद करती है, जिसके बाद कुछ ही समय में मैट रायन तक अपने कस्टम रॉकेट इंजन के जरिए पहुंच जाता है। रायन के सूट का ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिर रहा था। मैट उसको शांत करने के बाद रायन को खुद के सूट से अटैच करता है और वो दोनों अपनी शटल की ओर निकल जाते हैं। वापसी के समय मैट और रायन 90 मिनट्स का टाइमर सेट करते हैं, क्योंकि उन टुकड़ों को धरती का पूरा चक्कर लगाकर उन तक दोबारा पहुंचने में इतना समय लगेगा। इसी बीच रायन का ऑक्सीजन लेवल 6% तक गिर गया था। किसी तरह वो लोग जब शटल के पास पहुंचते हैं तो उनको एहसास होता है कि सिर्फ वो दो लोग ही जिंदा बचे हैं और बाकी टीम मेंबर्स की बॉडीज स्पेस में इधर उधर घूम रही है। रायन को ऐसा लगता है कि ये सब उसके कारण हुआ है, क्योंकि उसने टेलीस्कोप को रिपेयर करने में कुछ देरी कर दी थी। मैट उसको समझाता है कि डिब्री से टकराने से वो लोग फिर भी नहीं बच सकते थे, जिसके बाद मैट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने का निर्णय लेता है, जो कि उनसे कुछ ही दूर था। रायन के पास ऑक्सीजन अब 5% तक रह गई थी और जिंदा बचने के लिए उनके पास यही आखिरी विकल्प था। आईएसएस तक जाते हुए मैट रायन को चेयर अप करने के लिए उससे अपनी लाइफ के बारे में बात करता है। बेसिकली ये मैट की आखिरी फ्लाइट है, जिसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। वो चाहता था कि वो स्पेस में सबसे ज़्यादा समय गुजारने का रिकॉर्ड तोड़े। वहीं दूसरी ओर धरती पर कोई भी रायन का इंतजार नहीं कर रहा था। रायन की बेटी की 4 साल की उम्र में सर पर चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से ही रायन की जिंदगी अजीब सी हो गई थी। वो लोग अपनी जिंदगियों के बारे में बात कर ही रहे थे कि इसी बीच रायन की ऑक्सीजन अब सिर्फ 1% रह गई थी। मैट उसको जितना हो सके उतना कम सांस लेने का कहता है। वो लोग आईएसएस से अब सिर्फ 5 मिनट्स की दूरी पर थे। वो लोग जब आईएसएस के पास पहुंचते हैं तो मैट को एहसास होता है कि आईएसएस को भी डिब्री के कारण काफी नुकसान पहुंचा है और सभी एस्ट्रोनॉट्स ने उसको छोड़ दिया है। आईएसएस पर सिर्फ सोयूज प्रकार की शिप बाकी थी, जिससे वो लोग धरती पर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन वो लोग सोयूज को यूज करके चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंच सकते हैं और फिर वहां से धरती पर लौट सकते हैं। इसी बीच मैट के सूट के थ्रस्टर्स भी काम करना बंद कर रहे थे। वो लोग आईएसएस पर गिरते हैं और किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस सब में रायन आईएसएस से दूर जा रही थी, लेकिन सौभाग्य से उसका पैर आईएसएस की केबल्स में फंस जाता है। वहीं दूसरी ओर मैट भी आईएसएस से दूर जा रहा था, लेकिन समय रहते रायन मैट के सूट की केबल को पकड़ लेती है। वो मैट को अपने पास खींचने की कोशिश करती है, लेकिन मैट को एहसास हो गया था कि केबल उन दोनों को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। वो रायन को बचाने के लिए खुद से ही अपने सूट के हुक को खोल देता है और देखते ही देखते वो रायन की आंखों के सामने स्पेस में गायब हो जाता है। मैट अब भी रायन से रेडियो के जरिए कांटेक्ट में था। वो उसको आईएसएस के अंदर जाके सोयूज शिप को यूज करने का कहता है, जिसके बाद मैट का उससे संपर्क टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए डीप स्पेस में गुम हो जाता है। रायन किसी तरह आईएसएस के हैच को खोल के अंदर जाती है, जिसके बाद वो अपने सूट को उतार कर मैट से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ठीक उसी समय आईएसएस में आग लग जाती है, जिसको रायन बुझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो आग बढ़ती ही जा रही थी। वो आग से बचने के लिए समय रहते कंपार्टमेंट के हैच को बंद कर देती है। रायन अब कंट्रोल रूम में थी। उसने आज से पहले सोयूज शिप को सिर्फ सिमुलेशंस में चलाया था, तो वो उसके मैनुअल इंस्ट्रक्शंस जो कि रशियन में लिखे थे उनको पढ़ती है। वो उसके बाद सोयूज को आईएसएस से अनडॉक करके जाने लगती है कि तभी उसको पता चलता है कि सोयूज का पैराशूट तो आईएसएस के साथ उलझा हुआ है। वो कई बार सोयूज को आईएसएस से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं था। फाइनली रायन शिप से बाहर निकलकर खुद से मैनुअली पैराशूट को निकालने जाती है।
ठीक उसी समय उसकी घड़ी का टाइमर बजने लगता है, जिसका मतलब स्पेस डिब्री ने पूरी धरती का चक्कर लगा लिया है और अब वो सीधा ISS की ओर आ रहे हैं। वो फिर भी पैराशूट को डिटैच करने की कोशिश करती है कि तभी सैटेलाइट के टुकड़े ISS को हिट कर देते हैं। ISS लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। रायन समय रहते सोयूज शिप को ISS से अलग कर देती है और वो उसके साथ ISS से दूर चली जाती है। वो अब शिप के थ्रस्टर्स के जरिए उसकी डायरेक्शन चाइनीज स्टेशन तियांगोंग की ओर सेट करती है, जो कि उससे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर था। रायन जब शिप का इंजन स्टार्ट करती है तो उसको पता चलता है कि सोयूज का फ्यूल खत्म हो गया है। वो अब कुछ कर भी नहीं सकती थी और सोयूज के अंदर का टेम्परेचर तेजी से गिरता जा रहा था। वो फिर भी मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वो धरती से किसी व्यक्ति जिसका नाम अनिंगाक है उसके सिग्नल को पिक करती है। रायन को उस व्यक्ति की जबान तो समझ नहीं आती है, लेकिन वो उसके पीछे उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनती है तो उसको कुछ राहत मिलती है। इसके बाद अनिंगांग किसी बच्ची के लिए लोरी गाता है, जिसे सुन रायन को अपनी बेटी की याद आती है। वो भी उसके लिए ऐसे ही लोरी गाया करती थी। रायन अब जिंदा बचने की हर उम्मीद खो चुकी थी, तो वो सोयूज के ऑक्सीजन को बंद कर देती है और मरने की तैयारी करती है। कुछ समय बाद उसको किसी की नॉकिंग की आवाज़ आती है। शिप की विंडो पर मैट था, जो कि किसी तरह सरवाइव कर गया था। वो शिप के अंदर आता है और रायन से वोडका का पूछता है। वोडका पीने के बाद मैट रायन को बताता है कि अब उसकी स्पेस वॉक का रिकॉर्ड कोई और एस्ट्रोनॉट कभी नहीं तोड़ सकेगा। इसके बाद वो रायन को बताता है कि फ्यूल खत्म होने के बाद भी सोयूज को उसके सॉफ्ट लैंडिंग इंजन्स के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। रायन जो अब जीने की हर इच्छा खो चुकी थी, मैट उसको अपनी बेटी की डेथ को एक्सेप्ट करके जिंदगी में मूव ऑन करने का कहता है। अचानक रायन अपनी आंखें खोलती है तो मैट वहां नहीं था। बेसिकली मैट का वापस आना रायन की हेलुसिनेशन थी, लेकिन उसने मैट से जो बात करी उसके बाद वो अब जिंदा रहना चाहती थी। वो शिप की ऑक्सीजन को फिर से खोल देती है और शिप के मॉड्यूल को अलग कर देती है। वो फाइनली मन ही मन मैट को अपनी बेटी को हेलो बोलने का कहती है और सोयूज के सॉफ्ट लैंडिंग इंजन्स को यूज करते हुए चाइनीज स्टेशन की ओर निकल जाती है। वो देखती है कि तियांगोंग का एल्टीट्यूड तेजी से गिरता जा रहा है। रायन एक फायर एक्सटिंग्विशर लेती है और सोयूज के मॉड्यूल से इजेक्ट कर जाती है। वो अब धरती के अपर एटमॉस्फेयर में थी और फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हुए चाइनीज स्टेशन की ओर जा रही थी। कुछ ही स्प्रेस के बाद फायर एक्सटिंग्विशर खत्म हो जाता है, लेकिन तब तक रायन तियांगोंग तक पहुंच गई थी। वो फाइनली उसके हॉल को पकड़ लेती है। वो किसी तरह चाइनीज स्टेशन पर पकड़ बनाए हुए उसके हैच तक पहुंच जाती है और उसको खोल देती है, लेकिन तब तक सैटेलाइट के टुकड़े एक बार फिर से धरती का चक्कर लगा चुके थे और अब वो सीधा चाइनीज स्टेशन से टकरा रहे थे। रायन किसी तरह तियांगोंग में एंटर होती है और एयरलॉक को बंद कर देती है। वहीं दूसरी ओर बाहर स्पेस डिब्री ने चाइनीज स्टेशन को नष्ट करना शुरू कर दिया था। रायन अब शिप के कैबिन में थी, जिसके सारे बटन्स चाइनीज लैंग्वेज में थे, तो वो अपने अंदाजे के द्वारा बटन्स क्लिक करती है और फाइनली शेंजू को चाइनीज स्टेशन से अनडॉक करने में सफल हो जाती है। कोई उसको सुन तो नहीं रहा था, लेकिन रायन फिर भी अपने मिशन कंट्रोल को बताती है कि या तो वो जिंदा धरती पर लैंड कर जाएगी और सबको अपनी कहानी बताएगी, या फिर वो धरती पर री एंट्री करते समय मारी जाएगी। रायन अब चाइनीज स्टेशन के मलबे के साथ धरती की ओर गिर रही थी। री एंट्री के समय वो शेंजू मॉड्यूल को स्टेशन से अलग कर देती है। स्टेशन के पार्ट्स शेंजू से टकराने के कारण कैबिन के अंदर करीब करीब आग लग गई थी। जैसे ही शिप धरती में एंटर होती है तो उसका लैंडिंग पैराशूट खुल जाता है। ठीक उसी समय मिशन कंट्रोल फाइनली रायन से संपर्क करता है, जो कि सफलतापूर्वक किसी झील में लैंड कर गई थी। रायन शिप के हैच को खोलती है, लेकिन शिप में पानी भरने के कारण उसको बाहर निकलने में दुश्वारी हो रही थी। उसकी शिप झील में डूब जाती है, लेकिन रायन अपने स्पेस सूट को उतारती है और फाइनली ऊपर आ जाती है। वहीं ऊपर आसमान पर चाइनीज स्टेशन का मलबा धरती पर गिर रहा था। रायन किसी तरह झील के किनारे पहुंचती है और वहां की मिट्टी को हाथ में लेकर हंसती है। वो समझ गई थी कि जिंदगी कितनी कीमती है और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो चलो यार, तुम लोग को ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मैं मिलता हूँ तुम सब लोगों से एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय, टेक केयर।